हेलो दोस्तों, आज मैं 2020 में आई मूवी टेनेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक टाइम ट्रेवल बेस्ड साइंस फिक्शन मूवी है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये समझने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मूवी का प्लॉट समझ लेते हैं। आपको बता दें टेनेट का क्या मतलब होता है। मूवी में दिखाया गया है बेसिकली टेनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है वार को रोकना, जिस वार में फ्यूचर ने पास्ट पर अटैक कर दिया होता है और पास्ट हार रहा होता है। मतलब अपना प्रेजेंट टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद होता है कि वो वार को कैसे रोके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों फ्यूचर पास्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर फ्यूचर पास्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये फ्यूचर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फ्यूचर से आकर अपने दादाजी को मार दे तो लॉजिक तो ये बनता है कि मारने वाला शख्स पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर दादा मर गए तो बाप नहीं होगा, और अगर बाप नहीं है तो आपका पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मूवी में ऐसा नहीं होता। अगर आप पास्ट में कोई भी चेंज करते हैं तो उसका कोई भी असर फ्यूचर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्लोज लूप जैसा होता है। ऐसा नहीं होगा कि पैरेलल वर्ल्ड खुल जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर फ्यूचर ने पास्ट को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं। मूवी में इसका रीजन क्लाइमेट चेंज बताया गया है कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब कोई भी जी नहीं पा रहा होता। उनके पास एक ही रास्ता होता है सरवाइव करने का। हमारे फ्यूचर यानी अपने प्रेजेंट को वो रिवर्स कर दे कि वो फ्यूचर की तरफ ना बढ़कर पास्ट की तरफ बढ़ने लगे। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा प्रेजेंट पास्ट की तरह बढ़ने लगेगा। एक तरह से हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मूवी की शुरुआत में एक ओपेरा हॉल को देखते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग ओपेरा को अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम एक CIA एजेंट और जहाँ हम रशियन मिलिट्री का टॉप हेड भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक बैंड को देखते हैं जिसमें CIA एजेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हमारी कहानी का लीड हीरो होता है जिसका नाम मूवी में प्रोटैगनिस्ट रखा गया है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको जॉन के नाम से एक्सप्लेन करूंगा, जो यहाँ पर प्लूटोनियम 241 की तलाश में आया हुआ होता है। तभी ओपेरा हॉल में कुछ रशियन गुंडे अटैक कर देते हैं। उनको भी प्लूटोनियम 241 की तलाश होती है। जॉन को ये डिवाइस मिल जाता है और वो सबको यहाँ से सेफ निकाल देता है। जॉन बॉम्ब कलेक्ट करने लगता है जो रशियंस ने लगाए थे ताकि इस जगह को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और यहाँ गोलीबाजी के बीच एक मिस्टीरियस मैन जिसके बैग में एक रेड चेन लगी होती है उसकी जान बचा लेता है एक यूनिक टाइप की बुलेट से, जो कि इन्वर्टेड होती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इस मिस्टीरियस मैन के बारे में भी मूवी के लास्ट में पता चलेगा। जॉन यहाँ से सभी को तो सेफ निकाल देता है। जॉन को इसके साथी के साथ रशियंस पकड़ लेते हैं और इसे टॉर्चर करते हैं कि वो उसे उस कंपोनेंट के बारे में बता दे। लेकिन जॉन एक CIA एजेंट होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, चाहे इसकी जान क्यों ना चली जाए। सो ये एक सुसाइड पिल खाकर सुसाइड कर लेता है। बट इसकी आंख जब खुलती है तो ये खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। इसका बॉस इससे बताता है ये सुसाइड पिल्स फेक थी, वो बस एक टेस्ट था कि तुम लॉयल हो या नहीं। और इसका बॉस इससे बोलता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे जिसका नाम टेनेट है। और इसका बॉस इससे इन्वर्टेड वेपन के बारे में बताता है। सो इसका काम ये होता है कि इन्वर्टेड वेपन कहाँ से आते हैं और इसे कौन बनाता है इसका पता करना। तो ये एक साइंटिस्ट से मिलता है। ये साइंटिस्ट उसको बताती है उस इन्वर्टेड वेपन के बारे में कि ये फ्यूचर से आई हैं। कोई इसकी सप्लाई फ्यूचर से प्रेजेंट में कर रहा है, इसीलिए ये उल्टा चलते हैं। ये बुलेट्स देखने में तो सेम लगती हैं, लेकिन जब ये चलती हैं तो दोनों का डायरेक्शन एकदम अपोजिट होता है। साइंटिस्ट जॉन को एक गन देकर उस पे फायर करने के लिए कहती है। जॉन गन को देखता है तो वो खाली होती है, लेकिन जैसे ही वो फायर करता है उससे बुलेट चलती नजर आती है, जो कि असल में उस गन में वापस आ रही होती हैं। इस बुलेट्स में यूज हुए मटेरियल थे। जॉन ये पता कर लेता है कि ये कहाँ बनी है। इसके लिए वो मुंबई में आता है। जॉन के हिसाब से यहाँ पर एक बिल्डिंग में संजय सिंह रहता है, जो इन पलटाई हुई बुलेट्स का डीलर है। अब जॉन अपने एक साथी नील से मिलता है। फिर ये दोनों बंजी जंपिंग करके बिल्डिंग में घुसते हैं। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि संजय सिंह की वाइफ प्रिया इसकी मेन डीलर है। यहाँ पे बता दूं कि प्रिया का रोल डिम्पल कपाड़िया ने अदा किया है। प्रिया जॉन को बताती है कि उसने बुलेट्स रशियन। प्रिया का कहना था कि उसने इन्वर्टर नहीं बल्कि नॉर्मल बुलेट्स बेची थी, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती थी। सैटर को देने के बाद वो बुलेट्स पलटाया करता था। प्रिया को इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही जानकारी थी। प्रिया बताती है कि सैटर प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच एक ब्रोकर जैसा काम करता है। अब जॉन एक आदमी सर माइकल से मिलता है। ये भी टेनेट के अंदर ही काम करता है। अब ये जॉन को सैटर से मिलने का तरीका बताता है। ये बताता है कि आंद्रे की कैट से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि कैट ने आंद्रे की एक पेंटिंग नकली
नकली बताकर बेच दी थी। अब सर माइकल जॉन को एक पेंटिंग देता है जो कि गोया ने बनाई थी। ये एक उसी पेंटिंग की नकल है जो कैट ने नकली बताकर बेच दी थी। वो बताता है कि ये पेंटिंग कैट के पास ले जाओ और उसे बताओ ये असली पेंटिंग है, तो हो सकता है कि कैट तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हो जाए। वो तुम्हें आंद्रे से भी मिलवा सकती है। अब जॉन पेंटिंग लेकर कैट के पास जाता है और उसे बताता है कि ये गोया की असली पेंटिंग है, लेकिन कैट उस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि ये पेंटिंग भी असली पेंटिंग नहीं है और वो इमोशनल हो जाती है। बातों ही बातों में वो बताती है कि एक टाइम था जब मैंने उसकी फेक पेंटिंग बेची थी, उसी कारण उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम मैक्स है और वो आंद्रे के पास है और वो मुझे उससे मिलने भी नहीं देता। तो जॉन उससे पूछता है कि तुमने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करने की कोशिश नहीं की। तब कैट उसे बताती है कि वियतनाम के टूर पर मैंने बहुत प्यार भरी बातें उससे की और साथ ही हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का वादा भी किया था, मगर आंद्रे ने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। और जब मैं वापस मैक्स के साथ शिप पर लौटी तो आंद्रे किसी और के साथ था और जब मैंने उसे चेक किया तो आंद्रे वहाँ से चला गया था। तब से लेकर आज तक हमारे बीच के हालात ठीक नहीं हुए। इस पर जॉन उससे वादा करता है कि अगर आंद्रे की सेफ की पेंटिंग चुरा लें तो वो जो हर बार तुम पर गुस्सा होता है और चोरी का इल्जाम भी तुमसे हट जाएगा। बस इसके लिए तुम्हें मेरी और आंद्रे की एक मीटिंग फिक्स करनी होगी। और फाइनली कैट उसकी डील मान लेती है। अब नील जॉन पेंटिंग को चुराने का प्लान बनाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओस्लो के अंदर एयरपोर्ट के पीछे प्री पोर्ट नाम की एक तिजोरी है। वहाँ आंद्रे का भी एक लॉकर है और वो तिजोरी इतनी मजबूत है कि वहाँ आम इंसान नहीं जा सकता। अगर उन्हें वहां जाना होगा तो क्लाइंट बनकर जाना पड़ेगा। पहले नील यहाँ जाता है एक अमीर क्लाइंट बनकर। वो बताता है कि मुझे भी कुछ कीमती चीजें यहाँ पर रखनी है। इसी बहाने से वो सारी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता लगा लेता है और जब यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज इसे बताता है कि यहाँ कभी भी आग नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक गैस स्टोर है जो ऑक्सीजन को तुरंत खत्म कर देती है और इसके साथ ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये एक माहिर नाम के आदमी से मिलते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि प्लेन को क्रैश करवा देते हैं जिससे यहाँ पर आग लग जाएगी। अब वो लोग एक गेम और खेलते हैं कि वो ऐसा प्लेन क्रैश करवाएंगे जिसमें सोने की ईंटें जा रही होंगी और वो लोग ऐसा इसीलिए करेंगे जब ये लोग चोरी कर रहे होंगे तो उन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि सारी पुलिस उन ईंटों को रास्ते से हटाने में बिजी होगी। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन वो चोरी करने के लिए रेडी होते हैं। वो एक बहुत बड़े प्लेन को क्रैश करते हैं जिसमें वहां पर आग लग जाती है और इन गोल्डन ईंटों को भी ये लोग जमीन पर गिरा देते हैं जिससे पुलिस का अटेंशन इन लोगों से डाइवर्ट हो सके। इसी बीच वो लोग उस लॉकर में घुस जाते हैं जो कि आंद्रे का होता है, मगर तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी पेंटिंग नहीं है बल्कि वहाँ एक बड़ी मशीन होती है जिसमें 2 चैम्बर्स हैं, एक नीले कलर का और एक रेड कलर का। जैसे ये लोग मशीन को ऑन करते हैं उसमें से 2 आदमी निकलते हैं, एक नील की तरफ से और दूसरा जॉन की तरफ से। जॉन इसका सामना करने की कोशिश करता है। तब हमें पता चलता है वो मशीन जिसका नाम टर्न स्टाइल है वो समय को पलटा सकती है। बेसिकली जो इंसान इसमें से निकले हैं वो समय की उल्टी धारा में लड़ाई करते हैं और जैसे तैसे करके वो इंसान इसके चुंगल से निकल जाता है। अब अगले दिन जॉन कैट से मिलता है और उसे बताता है कि पेंटिंग हमने चुरा ली है, जैसा तुमने वादा किया था, तुम मेरी मीटिंग आंद्रे से फिक्स कराओ। उसी रात कैट जॉन की आंद्रे से मीटिंग करवाता है। तब तक आंद्रे को पता चल चुका होता है कि मेरी तिजोरी में किसी ने घुसने की कोशिश की थी, हो ना हो ये जॉन का ही काम है, इसीलिए वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। मगर यहाँ पे जॉन आंद्रे से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डील करोगे तो मैं तुम्हें प्लूटोनियम चुराने में मदद करूंगा और इसके बदले तुम्हारे साथ काम भी करूंगा। उसकी बात सुनकर आंद्रे मान जाता है और उसे एज अ गेस्ट अपने शिप में रख लेता है। उसी रात जॉन को यह पता चलता है कि फ्यूचर के लोगों ने आंद्रे के लिए कुछ भेजा है जो कि सोने की ईंटें होती हैं। जॉन को ये देखते हुए आंद्रे का एक आदमी देख लेता है, इसीलिए आंद्रे उसे बहुत मारता है और जान से मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जिस प्लूटोनियम की तलाश में हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आंद्रे उसे छोड़ देता है। अब जॉन और नील प्लूटोनियम को चुराने का प्लान बनाते हैं जिसके अंदर वो बताते
बताते हैं ये एक बहुत बड़ी वैन प्लूटोनियम को लेकर जाने वाली है, टाइम रहते उसे वैन से चुराना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है उस वैन की ओर जिसके अंदर प्लूटोनियम होता है। जैसा कि नील और जॉन ने प्लान बनाया था उसी आधार पर वो कार और एक बड़े से ट्रेलर से उस वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर जॉन प्लूटोनियम वाली वैन में घुसकर उसको चुरा लेता है। और जब जॉन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर प्लूटोनियम नहीं बल्कि एक डिवाइस होता है जो कि एल्गोरिदम का एक हिस्सा होता है। एल्गोरिदम क्या है आगे एक्सप्लेन करा जाएगा। जब वो दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं तभी आंद्रे आ जाता है और उसके साथ कैट भी होती है। वो जॉन से कहता है कि अगर तुमने मुझे बॉक्स नहीं दिया तो मैं कैट को मार दूंगा। अब यहाँ पे हमें सबसे शानदार और कंफ्यूजिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ गाड़ियां तो सीधे चल रही होती हैं और कुछ रिवर्स में होती हैं, जिसमें शामिल होती है मर्सिडीज, एक ऑडी और एक BMW। जॉन नहीं चाहता था कि आंद्रे कैट को मार दे, इसीलिए वो बॉक्स आंद्रे को दे देता है। बॉक्स के साथ आंद्रे वहां से निकल जाता है मगर कैट उस कार में अकेली फंस जाती है। अब काफी मशक्कत के बाद जॉन कैट को बचा लेता है लेकिन आखिर में आंद्रे के गुंडे उसे पकड़कर वेयर हाउस में ले जाते हैं। तब वहां हमें दो रूम दिखाए जाते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू कलर का। रेड कलर वाले लोग अपने प्रेजेंट टाइम में जी रहे होते हैं और ब्लू टाइम में वो लोग होते हैं जो कि समय के साथ पीछे चल रहे होते हैं। असल में कार चेजिंग फाइट के दौरान जॉन आंद्रे को प्लूटोनियम 241 ना देकर खाली डब्बा दे देता है, जिससे वो गुस्से में आकर पलटाई हुई बुलेट से कैट को गोली मार देता है। सैडर जॉन को भी मारने वाला होता है बट नील टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। जॉन पहले नील पर गुस्सा होता है कि आखिर आंद्रे को उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला। तभी प्रिया की टीम का एक मेंबर इवान उन्हें बताता है टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट अटेम्प्ट किया था जिस वजह से आंद्रे को सब पहले ही पता चल गया। इवान उसे बताता है इसमें आधी टीम वक्त के साथ सीधी चलती है और आंद्रे बैकवर्ड चलने वाली टीम के साथ बाद में अटैक करता है। जो टीम वक्त के साथ चलती है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं वक्त में पीछे चल रही टीम को, जिससे वहाँ क्या होने वाला है उन्हें पहले ही पता चल जाता है। क्योंकि कैट पलटाई हुई बुलेट से घायल हुई थी तो उसे इन्वर्टेड वर्ल्ड में ही ठीक किया जा सकता था। अब ये लोग नील, कैट, जॉन उस टाइम मशीन यानी टर्न स्टाइल के अंदर जाते हैं और 7 दिन पीछे पहुंचते हैं। मगर तभी जॉन को याद आता है जब हम टर्न स्टाइल से निकलेंगे तो वहां पर पास्ट के जॉन और नील से हमारा सामना होगा, तो क्यों ना मैं उस टाइम मशीन से गुजरूं और जब मैं उन दोनों से निपट लूं तो तुम कैट को लेकर उस मशीन से निकल जाना। यहाँ पर इवान के लोग उसे बताते हैं कि जब हम टर्न स्टाइल मशीन के अंदर से गुजरेंगे तो हमारी दुनिया एकदम उल्टी हो जाती है, यानी जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यू टर्न स्टाइल मशीन से निकलने के बाद ये प्रक्रिया एकदम रिवर्स हो जाएगी, यानी पूरा एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा। इसीलिए तुम्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम अपने असली रूप से टकराओगे तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे, इसीलिए अपनी मास्क को कभी ना उतारना। अब हमें वही एयरप्लेन क्रैश दिखाया जाता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। जब जॉन वहां से बाहर निकलता है तो उसका सामना अपने पास्ट के रूप से होता है। अब जॉन फ्यूचर से आया होता है तो उसे पास्ट वाले जॉन के सारे मूव्स के बारे में पता होता है, इसीलिए वो आसानी से फाइट जीत लेता है, जिसकी वजह से अब नील को कैट के साथ यूटर्न स्टाइल के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। अब धीरे धीरे कैट के हालत में सुधार होना शुरू हो जाता है। अब नील यहाँ पर जॉन को बताता है इससे कई साल बाद इस सब पर काबू पा लेगी, यानी कि जिन चीजों के समय में पीछे भेजना है और वापस से उनको फ्यूचर में यूज करना है। मगर उसकी ये खोज कुछ गलत हाथों में लग जाती है जो कि दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। बेसिकली दुनिया को तबाह करने के लिए उसको समय में पीछे, बिल्कुल पीछे रिवर्ट करना होगा, जिसका मतलब था कि जो पौधा हमें फल दे रहा है वो पैदा ही नहीं होगा, यानी धीरे धीरे पूरी इंसानी नस्ल खत्म हो जाएगी। ऐसा करने के लिए उन्हें एल्गोरिदम की जरूरत है। उस एल्गोरिदम के टोटल 9 टुकड़ों में बांट दिया गया था। जिस टुकड़े को आंद्रे की तलाश थी वो 9वां टुकड़ा था जो कि आंद्रे के पास आ चुका है। अब कभी भी आंद्रे उसे एक ऐसी जगह पर गाड़ देगा ताकि भविष्य के लोग उसे खोज कर निकाल लें और इसे दुनिया को खत्म कर दें। तभी जॉन को सर माइकल की बात याद आती है कि उसने जॉन को बताया था कि आंद्रे रसिया की उस जगह से आया है जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक टीम को उसकी सफाई करने के लिए भेजा गया था, मगर बाद में पता चला कि वहां पर गए सारे लोगों की जान चली गई थी। ये वही जगह होती है जहां पर फ्यूचर वाले लोगों ने आंद्रे से पहली बार कांटेक्ट किया था, जिसका मतलब था कि एल्गोरिदम को वो वहीं छिपाएगा ताकि भविष्य के लोग उसे पालें। अब इस काम को अंजाम देने के लिए IF की टीम 2 भागों में बट जाती है, एक रेड और दूसरी ब्लू टीम।
रेड टीम टाइम में आगे जाएगी और ब्लू टीम टाइम के पीछे जाएगी। एक साथ रशियंस पर अटैक करेंगे, जैसा कि पिंसर मूवमेंट में होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक मिशन स्टार्ट होता है जहाँ इन्हें सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलता है और इनका मेन टारगेट होता है उस एल्गोरिदम को वहां से निकालना। अब रेड टीम में जॉन, इवान और ब्लू टीम में नील होता है। अब ये वही टाइम होता है जहां मूवी स्टार्ट हुई थी। इसी टाइम ओपेरा हॉल पर अटैक हुआ था। अब यहाँ पर काफी इपिक फाइट सीन दिखाई जाती है, जिसमें कुछ सैनिक आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ पीछे की तरफ। इसी दौरान जॉन इवान के साथ एक टनल के अंदर जाता है। उसे वहाँ एल्गोरिदम मिलता है। वो जैसे ही खींचकर उसे बाहर निकालने वाला होता है, तभी एक रशियन सैनिक उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी नील उसे जान से मार देता है और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ये लोग एल्गोरिदम को वहां से निकाल लेते हैं। यहाँ पर जॉन नील को बताता है कि मैंने वहां तुम्हारी लाश देखी थी, इसका मतलब तुम मरने वाले हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जॉन नील को बताता है कि मैं टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और तुम्ही ने मुझे हायर किया था। अब इस मूवमेंट का तुम्हारी और मेरी दोस्ती का अंत हो रहा है, मगर हम फिर से मिलेंगे फ्यूचर में। और इसी के साथ नील वहां से जाने लगता है। तभी जॉन को उसके बैग में रेड की चेन दिखाई देता है। तब पता चलता है कि ओपेरा हॉल में जिसने जॉन की मदद की थी वो और कोई नहीं बल्कि नील ही था। उसे वो सारी बातें मालूम थी जो जॉन के साथ होने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर से आया था। दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो आंद्रे को मार देती है और पानी में फेंक देती है और साथ ही खुद भी उस शिप से कूद जाती है। और ये वही सीन होता है जब वियतनाम में कैट अपने बेटे के साथ उस शिप पर आ रही होती है और उसी लड़की को कूदती हुई देखती है। ये वही सीन होता है जब भविष्य की कैट ने भविष्य के आंद्रे को मार दिया होता है और एक नई लाइफ स्टार्ट करती है। ये बात प्रिया सीक्रेट रखने के लिए कैट को मारने के लिए मैक्स के स्कूल में जाती है। तभी हम उस कार के अंदर जॉन को भी देखते हैं। वो प्रिया से कहता है कि तुम जिस टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हो वो ऑर्गेनाइजेशन किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। इस बात को सीक्रेट रखने के लिए जो तुम कैट को मारने वाली हो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। और जॉन प्रिया को मार देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को मूवी की स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।